हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में या देश में वनों का इतिहास। ठीक है। जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है वन नीति की पृष्ठभूमि, यानी जो देश में वन नीति आई, प्रथम वन नीति, द्वितीय वन नीति, तृतीय वन नीति। तो इन वन नीति आने के पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि पृष्ठभूमि यदि क्लियर रहे तो वन नीति में क्या प्रावधान होंगे वो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो कुल मिला के जो आज के लेसन का उद्देश्य है वो हम एक बैकग्राउंड देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम वन नीति आई थी उसके आने के पहले क्या स्थिति थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य में वनों का संक्षिप्त इतिहास जो है, इसके अंतर्गत देखो कि ये तो सबको पता है कि वन क्या है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और अब इसके जो बहुत 100 साल या 200 साल आप पहले चले जाओ तो ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें होती थी, चाहे वो घरेलू चीजें हो या औद्योगिक चीजें हो, वो कहीं ना कहीं लकड़ी आधारित ज्यादा थी, यानी प्राकृतिक चीजों पे या प्राकृतिक संसाधनों पे आधारित होती थी। ठीक है। तो उस समय क्या था कि आपको जंगल, इतना ज्यादा जंगल था कि संरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या थी कम। ठीक है। और जंगल था ज्यादा। यदि जंगल ज्यादा होगा, जनसंख्या कम होगा, तो उसके संरक्षण की कोई टेंशन ही नहीं थी। लोगों की आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाती थी और जंगल भी बचा रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, वन भूमि कम हो रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो जंगल कटेगा, जंगल की जमीन कम होगी, तो कहीं ना कहीं संरक्षण की जरूरत पड़ी। जैसे एक सीधा सा कंसेप्ट है, हम उस चीज को संरक्षण करने की ओर बढ़ते हैं जो कम होने लगती है। यदि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज पर्याप्त रहे तो हम संरक्षण की बात ही नहीं करते। पहले जैसे यदि हम जल की ही बात कर ले, पानी की, तो जब पानी बहुत साफ था, तो अधिक मात्रा में था, पीने के लिए पर्याप्त था, तो संरक्षण की बात नहीं होती थी। लेकिन आज की स्थिति अब क्या हो रही है कि लगातार पीने के पानी का संकट हो रहा है, तो जल संरक्षण की बात करने लगे। तो इसी तरह जंगल था, पर्याप्त जंगल था, जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो जाती थी और जंगल बचा भी रहता था, इसलिए उस समय जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों की निर्भरता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, जंगल कटने लगा, समाप्त होने लगा, तो जंगल के संरक्षण की बात होने लगी। तो यदि हम बात करें तो जंगल से हमें क्या अनेक प्रकार की काष्ठ ईंधन प्राप्त होती है, चाहे वो चारा हो, फल फूल हो, जड़ी बूटियां हो, मसाले गोंद। ये कहने का मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमें मिलते हैं जंगल से। लेकिन जब इनका इतना ज्यादा हम दोहन करने लगे कि जंगल को ही नष्ट करने लगे तो ये समस्या बन जाती है। ठीक है। तो हम अभी यही देखेंगे कि जो वन नीति आई, उस वन नीति के आने के पहले की स्थिति क्या थी। तो पहले जंगलों को क्या समझा जाता था, मूलहीन समझा जाता था। मूलहीन का यहाँ मतलब है कि इतना ज्यादा जंगल था कि कोई टेंशन नहीं थी। अस्थिर खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये झूम खेती होती थी। झूम खेती का मतलब है कि इस साल यदि आप यहाँ खेती कर रहे हो तो अगले साल यहाँ का जंगल काटो, ठीक है, यहाँ के पेड़ काट दो अगले साल और यहाँ खेती करने लगो। फिर एक दो साल यहाँ खेती करो और फिर अगली बार दूसरी जगह के पेड़ काट दो, ठीक है, और यहाँ खेती। तो हर एक दो साल बाद अपने स्थान को शिफ्ट करो। इससे क्या है, जंगलों का अंधाधुंध दोहन हुआ, जंगल लगातार समाप्त होने लगे, कटने लगे, कि आप केवल एक या दो साल खेती करने के लिए किसी जगह की बहुत बड़ी मात्रा में जंगल को काट दे रहे थे। तो झूम खेती भी बहुत ज्यादा होती थी। कृषि क्षेत्र निर्मित करने के लिए निःशेष पातन किया जाता था। निःशेष पातन का मतलब है कि पूरा क्लियर फिलिंग कर दो, वहां खत्म करके पूरा मैदान बना दो और मैदान को खेत के रूप में परिवर्तित कर दो। एक अब की स्थिति है जब यहाँ पे किसी भी प्रकार की वन नीति नहीं आई थी, तो क्या होता था, झूम खेती होती थी, क्लियर फेलिंग होती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में क्या था, देश आजाद नहीं था, गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो ज्यादा से ज्यादा जो इमारती लकड़ी थी ब्रिटिश अपने वहां ले जाते थे, चाहे वो समुद्र के लिए जहाज बनाने के लिए ले जाना हो, चाहे वो रेलवे के लिए ले जाना हो या अन्य इमारती उपयोग के लिए ले जाना हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ की इमारती लकड़ी काट के ब्रिटिश द्वारा ले जाई जाती थी। और लगातार ये कटाई 1796 से 1860 तक चलती रही। क्यों? उस समय तक किसी ने संरक्षण की बात ही नहीं की, क्योंकि जंगल पर्याप्त था
और उसका दोहन उसकी तुलना में कम हो रहा था। लेकिन जब ये दोहन लगातार बढ़ते चला गया और औद्योगिक उपयोग के लिए होने लगा, विदेशों में जाने लगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाने लगा, तब सबको इसके संरक्षण की समझ आएगी कि यदि यही चला तो आने वाले टाइम में तो इसका बचेगा ही नहीं जंगल। ठीक है, तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, वनों में लगने वाली आग भी एक क्षति पहुंचा रही। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लकड़ी कट रही है या इमारती लकड़ी जा रही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जंगलों में आग अभी भी लगती है, पहले भी लगती थी। तो आग से भी बहुत सारा जंगल नष्ट हो जाता था। फिर ब्रिटिश काल में नील की खेती को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। अब नील की खेती कैसे होगी, या तो लोग अपनी उपजाऊ खेती की जमीन में नील की खेती करें, या जंगल साफ करके नए खेत बनाए और नील की खेती करें। तो इससे भी जंगल में ही प्रभाव पड़ेगा। तो नील की खेती भी कहीं ना कहीं जंगलों को काट कर की जाने लगी। और जब इससे क्या होगा, वन भूमि क्या होगी, कम होगी, वन कटेंगे, और फिर धीरे धीरे जब इनकी मात्रा जंगल की कम होना शुरू होगी तो संरक्षण की ओर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। 1850 में क्या होता है, उसी समय 19वीं शताब्दी का मध्य बोल दो आप या 1850 बोल दो, वनों के संरक्षण तथा संवर्धन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। जब लगातार कटाई हो रही है जंगल की, अब कटाई की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो नील की खेती हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे रेलवे हो, और चाहे जहाज हो। ठीक है, या विदेशों में जो लकड़ी भेजी जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, वो किसी भी वजह से आप समझ लो, लगातार कटने की वजह से अब क्या समझ में आया 1850 के आसपास कि नहीं, जंगल का संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। ये आज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन जब इस तरह के शोषण होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास जंगल नहीं बचेगा। 3 अगस्त 1855 को क्या होता है, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वन संरक्षण की नीति को निर्धारित करने की योजना बनाई, और वैज्ञानिक वन संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है इसको। वैज्ञानिक संरक्षण संवर्धन क्या है, जैसे आज हम अपने जंगलों का जो मैनेजमेंट है या प्रबंधन है, वो वैज्ञानिक तरीकों से करते हैं। वैज्ञानिक तरीकों का मतलब है चीजें फिक्स है कि यदि प्लांटेशन करना है तो कैसे करना है, जंगल की कटाई करना है तो उस कटाई का क्या तरीका होगा, कटाई करने के बाद जितनी मात्रा में हमने कटाई की है उतनी मात्रा में हम जंगल कैसे पैदा करेंगे। तो इस तरह का जो प्रबंधन है वैज्ञानिक प्रबंधन या सतत प्रबंधन कहलाता है, ताकि आप अपने उपयोग के लिए वन उपयोग भी करो और उतनी अधिक मात्रा में जंगल पैदा भी करो। इससे क्या होगा, कम नहीं होगा, जंगल को बढ़ाना है। यदि आप प्रबंधन नहीं करोगे, वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जंगल खत्म हो जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात शुरू हो जाती है डलहौजी के कार्यकाल से। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनके समय से वैज्ञानिक प्रबंधन की बारे में चीजें शुरू होती हैं। 1864 में क्या होता है, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर ब्रैंडिस इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति से वन संरक्षण को ठोस आधार माना जाता है। तो ये नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर ब्रैंडिस इंस्पेक्टर। इस समय से जो जंगल के संरक्षण के लिए काम शुरू होना शुरू हो जाएगा, कुल मिला के है। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ 1861 से माना जाता है, इसको भी आप याद रखो। वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, 1861। वैज्ञानिक वानिकी के प्रारंभ होने पर ऐसा महसूस किया जाने लगा कि वनों के प्रबंधन संबंधी नीति निर्धारित होनी चाहिए और इस नीति के अंतर्गत वनों का प्रबंधन होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि आप किसी भी चीज का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना चाहते हो तो सिर्फ मौखिक कहने से नहीं होगा, इसके लिए नीति निर्धारण करना पड़ेगा। और जब नीति का निर्धारण हो जाएगा तो उसको आप फॉलो करोगे। जब उस नीति को पहले निर्धारित करो, उसको फॉलो करो, तभी आप वैज्ञानिक प्रबंधन कर पाएंगे, सिर्फ कहने से नहीं होगा। जैसे आप ऐसा समझो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई सोचने से तो पढ़ाई नहीं हो जाएगी कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा या परसों से पढ़ाई करूंगा या सुबह 4 बजे जगूंगा, जगने के बाद ये करूंगा वो करूंगा फिर पढ़ूंगा। आप उसको जब तक फॉलो नहीं करोगे, यानी एक नीति बनाओगे कि मेरे को जगना कब है, उसके बाद योगा करना है, योगा के बाद नाश्ता करना है और पढ़ने बैठ जाना है। 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटा ये पढ़ना है, और उसको आप लिख के रख लोगे और उसको फॉलो करने लगोगे। तो एक आपने नीति बनाई, उस नीति को फॉलो किया, और इसके बाद आपको जो भी आपका टारगेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वैज्ञानिक वानिकी में भी यही कहा गया कि सिर्फ वैज्ञानिक वानिकी यदि प्रबंधन करना है वैज्ञानिक तरीके से, तो हमें नीति निर्धारित करना होगा। नीति निर्धारित होगा, उस नीति के उद्देश्य होंगे,
ठीक है, उस नीति के लक्ष्य होंगे जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यहीं से अब वन नीति बनने की शुरुआत हो जाएगी। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड, यानी वन नीति आने से पहले क्या स्थितियां थी उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या 1861 के बाद से क्या सोचा जाने लगा कि नहीं, यदि आपको वैज्ञानिक प्रबंधन करना है तो वन नीति बनानी पड़ेगी और उसी के अनुसार आपको अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसी मैनेजमेंट को जब आप उसके उद्देश्यों को फॉलो करोगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे और वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा। भारत सरकार द्वारा एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर वेलकर को देश में कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया गया। तो ये भी एक वनों के प्रबंधन के लिए इनके भी योगदान रहेगा, तो इनका भी नाम याद रखना है। तो डॉक्टर वेलकर ने 1893 में अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें वनों की दशा का वर्णन किया गया तथा निश्चित वन नीति घोषित करने की बात कही गई। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर वेलकर, 1893 इनके द्वारा निश्चित वन नीति घोषित किए जाने पर बल दिया गया और इस वन नीति और इन्हीं के जो इन्होंने बताया उसी के आधार पे, इनके प्रतिवेदन के आधार पे जो अक्टूबर अक्टूबर 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा हुई। क्यों? अब वन नीति बन जाएगी तो उसके अनुसार चीजें चलेंगी और वनों को बचाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह से अब हम अगले लेसन में बात करेंगे कि प्रथम वन नीति क्या थी। ठीक है, उसमें क्या प्रावधान थे, उसके प्रावधान के बाद उसके हमें क्या आउटकम्स मिले या उसमें क्या कमियां रह गई थी जिसको सुधार करने के लिए दूसरी वन नीति आएगी आजादी के बाद 1952 में। तो इस तरह से आज के जो हमने लेसन में पढ़ा वो ये पढ़ा है कि जंगलों में जो संरक्षण की बात है वो कैसे धीरे धीरे आई। पहले अंधाधुंध कटाई हुई, अंधाधुंध दोहन हुआ इमारती लकड़ी के लिए, ठीक है, जहाजों के लिए, रेलवे के लिए, नील की खेती के लिए। इस तरह से जंगल का लगातार शोषण हुआ। जब जंगल कम होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, मांग दबाव बढ़ने लगा, तब ये बात समझ में आई कि नहीं, जंगल का इस तरह से उपयोग करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हम जंगल का वैज्ञानिक प्रबंधन करें और वैज्ञानिक प्रबंधन तभी होगा जब एक निश्चित वन नीति बनाएंगे। तो इसी आधार पे वन नीति का कंसेप्ट आया है और प्रथम वन नीति 1894। तो अब अगले में बात करेंगे कि 1894 की प्रथम वन नीति क्या थी। ओके, थैंक यू।